एटम्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल काफी प्रशंसनीय था, लेकिन वो थियोरेटिकली इतना सही नहीं था। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर मोशन में घूमता है वो धीरे धीरे एक्सेलरेशन प्राप्त करता है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में तेजी से मूव हो रहा है तो वो भी एक्सेलरेशन प्राप्त करेगा, और एक्सेलरेशन प्राप्त कर लेने पर ये किसी न किसी रूप में एनर्जी को रिलीज करेगा। अब अगर ये लगातार एनर्जी रेडिएट करता रहेगा तो अंत में इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसके कारण एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये सभी चीजें एटम के अंदर नहीं होती। और हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि नेचर में सभी एटम स्टेबल होते हैं। इसका मतलब कि क्या रदरफोर्ड द्वारा आगे लाए गए हाइपोथेसिस भी गलत थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस हाइपोथेसिस को थोड़े से मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। ये फिर हमारे लिस्ट में अगले लेजेंडरी साइंटिस्ट नील्स बोर द्वारा किए गए थे। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और एक्सप्लेनेशंस दिए। नील्स बोर द्वारा लाए गए पोस्टुलेट्स इस प्रकार थे। पहला, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्क्रीट ऑर्बिट्स नामक कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही एटम के अंदर अलाउड होते हैं। दूसरा, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि एटम इतना स्टेबल क्यों होता है। लेकिन ये पाथ्स या ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं वो क्या हैं? चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है? जी हाँ, ये कुछ ऐसा दिखता है ना? अब यहां सन सेंटर में स्टेशनरी है, जबकि प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि प्लैनेट्स हमेशा फिक्स्ड पाथ्स में घूमते हैं? हम कभी भी किसी भी प्लैनेट को अलग पाथ पर कूदते हुए नहीं पाते, है ना? वो हमेशा सन के इर्द गिर्द निश्चित पाथ्स में घूमते हैं। इसी तरह से हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस सन की तरह सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह होते हैं जो फिक्स्ड डिफाइंड ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। अब एनर्जी लेवल हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर लाता है। नील्स बोर ने सुझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो इस ऑर्बिटल्स में घूमते हैं एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। अब ये टर्म एनर्जी लेवल्स यूज करना जायज है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि हर शेल का एक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में घूमते हैं तो ये किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। और हम इन शेल्स को नाम कैसे देते हैं इनकी पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए? ये आसान है। न्यूक्लियस के पास वाले से शुरू करते हुए हम इनके नाम के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन रखते हैं। जी हाँ, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। और क्या अगर हमें इन्हें नंबर देने हो तो? खैर, हम लेटर एन को लोअर केस में यूज करते हैं और इन्हें n=1, n=2, n=3 एंड सो ऑन रूप में लिखते हैं, न्यूक्लियस के अगले वाले शेल से शुरू करते हुए। तो हम इन्हें अल्फाबेटिकली या फिर नंबर से भी नेम कर सकते हैं। इन सभी थियोरीज और पॉइंट्स को जानते हुए क्या हमें एक टिपिकल एटम का स्ट्रक्चर पूरी तरह पता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। क्या एटम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी एक और सबएटॉमिक पार्टिकल बचा है। ये क्या और कहां हो सकता था? चलिए पता लगाते हैं। सन 1932 के दौरान सर जेम्स चैडविक नामक एक मशहूर इंग्लिश फिजिसिस्ट ने तीसरा सबएटॉमिक पार्टिकल ढूंढा था। उन्होंने ढूंढा कि पार्टिकल्स का जो मास था वो प्रोटॉन के लगभग बराबर ही था। और उनके चार्जेस का क्या? आश्चर्यजनक रूप से इनमें कोई चार्ज नहीं था। जी हां, पार्टिकल्स न्यूट्रल थे। इन पार्टिकल्स को बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया गया और उन्हें लेटर एन से डिनोट किया गया। अब हमारे पास एटम का पूरा डिजाइन है। न्यूक्लियस के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ढूंढा जा सके? या क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रैंडमली बिखरे होते हैं? चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर हमारे आने वाले वीडियोस में ढूंढते हैं।